नमस्कार, वेलकम टू एडू कनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी के बारे में जानने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स इस सीरीज़ पे अपलोड हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग की हिस्ट्री, बुक कीपिंग का मतलब और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, ये हमने देखा है। तो इस लेक्चर में हम बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी के बारे में जानने वाले हैं। रिवीजन के तौर पर बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम कोई भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, इसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू हम मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब उसकी मनी वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन के लिए लाते हैं, जिससे हम जर्नल और उसके साथ लेजर, ये दोनों जो हमारे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इन्हें हम बनाते हैं। तो इस बुक कीपिंग के जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ कंप्लीट, सबसे पहला वर्ड है कंप्लीट, और एक्यूरेट रिकॉर्ड। बुक कीपिंग में हमें कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड रखना है। किसका रखना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जिस ट्रांजैक्शन में मनी या मनी की वैल्यू इन्वॉल्व होती है इन सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर। समझो हमारे बिजनेस में एक बुक कीपर है और उस बुक कीपर का नाम है मिस्टर एक्स। ये जो एक्स है, इसे क्या क्या काम करना है? उसे हमने हमारे बिजनेस में नौकरी पर क्यों रखा है? क्योंकि उसने हमारे बिजनेस पे कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कंप्लीट रिकॉर्ड का मतलब और एक्यूरेट रिकॉर्ड का मतलब क्या है? समझो हमारे बिजनेस में एक दिन में कम से कम 50 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब 50 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। वैसे हमारे बिजनेस में अगर हम 30 दिन बिजनेस शुरू रखते हैं एक महीने में, तो एक महीने में हमारे बिजनेस में 1500 ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे। और वैसे ही अगर साल के बारे में देखें तो हमारे बिजनेस में पूरे एक साल में 18,000 ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे। ये सिर्फ एक एस्टिमेट हमने बनाया है। अब वो जो बुक कीपर है, उस बुक कीपर को ये सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्ड रखने हैं। मतलब जब वो काम कर रहा है तो उससे एक भी ट्रांजैक्शन मिस आउट नहीं होनी चाहिए। उसने सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली रिकॉर्ड करने चाहिए। वैसे ही अगर वो 18,000 ट्रांजैक्शंस एक पूरे साल में रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो एक्यूरेट भी होने चाहिए। मतलब समझो एक कोई ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू 13,000 है। मतलब उस ट्रांजैक्शन को अगर हम मनी में वैल्यू किए तो उसकी वैल्यू 13,000 आती है। लेकिन बुक कीपर अगर उस ट्रांजैक्शन को 1,300 रिकॉर्ड करता है या फिर 1,30,000 रिकॉर्ड करता है, तो ये तो रॉन्ग रिकॉर्डिंग होगी। तो बुक कीपर को क्या करना है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट रिकॉर्ड करनी है। मतलब जितने सारे ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में एक दिन में, एक महीने में, एक साल में होते हैं, उन्हें हमें कंप्लीटली रिकॉर्ड करना है। एक भी ट्रांजैक्शन को मिस नहीं करना है। ये हो गया कंप्लीट ट्रांजैक्शन, कंप्लीट रिकॉर्ड। उसके बाद एक्यूरेट रिकॉर्ड का मतलब क्या है? अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो पूरी ट्रांजैक्शन एक्यूरेट होनी चाहिए। मतलब 30,000 अमाउंट है तो हमें 30,000 ही रिकॉर्ड करनी है। अगर पार्टी जो है, मतलब जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रही है, समझो हमारा एक कस्टमर है, उसका नाम है राजेश। तो ये जो राजेश है, इस राजेश को हमने 30,000 का जो मटेरियल है वो क्रेडिट पे सेल किया है। मतलब ये हमारा क्रेडिट सेल्स है। ये जो राजेश है, ये हमारे बिजनेस से 30,000 के जो गुड्स हैं वो उधारी पर लेके गया है और ये पैसे फ्यूचर में हमें मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स है 30,000। 30,000 ये जो क्रेडिट सेल्स है, ये राजेश की वजह से हुआ है। अगर कोई बुक कीपर है, वो राजेश की जगह रमेश लिखता है, तो ये रमेश हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स में गलत तरीके से रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि एक्चुअल में ये तो राजेश था और इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक्यूरेट नहीं हुई। तो एक्यूरेट का मतलब क्या है? जैसी ट्रांजैक्शन हुई है वैसे ही उसे रिकॉर्ड करनी होगी। ये ट्रांजैक्शन कोई भी रिकॉर्ड करते वक्त
सिस्टेमैटिक, ऑर्डरली और लॉजिकल मैनर में हमें रिकॉर्ड करनी है। हम ट्रांजैक्शन सिस्टेमैटिक कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसकी एंट्री हम जर्नल में करते हैं और जर्नल के बाद वो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो ये हो गई हमारी सिस्टम। जर्नल में हम जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर में हम अकाउंट के ज़रिए उस ट्रांजैक्शन को नोट डाउन यानी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद ऑर्डरली रिकॉर्ड, मतलब हमें कोई भी ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड करनी है। मतलब जो पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है उसे पहले रिकॉर्ड करना है, दूसरी ट्रांजैक्शन दूसरी रिकॉर्ड करनी है। ऐसे डेट वाइज हमें कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है और उसके बाद वो ट्रांजैक्शन लॉजिकल मैनर में भी होनी चाहिए। मतलब वो ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद, वो जर्नल एंट्री पढ़ने के बाद, लेजर पोस्टिंग देखने के बाद ये क्या है, ये हमें आगे जाके सीखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कैसे करते हैं, लेजर में पोस्टिंग कैसी होती है, ये जो लॉजिकल मैनर है उसी लॉजिकल मैनर में हमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। उसके बाद बुक कीपिंग का सेकेंड ऑब्जेक्टिव है ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हमें डेट वाइज रिकॉर्ड करना होगा और वो अकाउंट वाइज भी हमें रिकॉर्ड करनी है। डेट वाइज का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अकाउंट वाइज का मतलब क्या है? अगर हमारे बिजनेस में राजेश नाम का व्यक्ति हमसे क्रेडिट पे परचेस कर रहा है तो राजेश ने पूरे साल में कितने परचेसेस किए हैं वो उसके अकाउंट में हमें मिलने चाहिए। वैसे ही राजेश ने हमें कैसा पेमेंट किया है वो भी उसी के अकाउंट में मिलना चाहिए। राजेश का अकाउंट हम रमेश के अकाउंट में ऐड नहीं कर सकते या फिर रमेश का अकाउंट हम राजेश के अकाउंट के साथ मर्ज नहीं कर सकते। तो इसे कहते हैं हमें अकाउंट वाइज कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद बुक कीपिंग सर्व्स एज परमानेंट रिकॉर्ड। बुक कीपिंग एक परमानेंट रिकॉर्ड है ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटरप्राइजेस एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस वेरेवर एंड वेनेवर एप्लीकेबल और रिक्वायर्ड। इसमें हमें क्या देखना है? बुक कीपिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड्स पूरी की पूरी तरह रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं। समझो, मिस्टर एक्स जो है वो बिजनेस का ओनर है। ओनर मतलब वो बिजनेस का मालिक है। और मिस्टर वाई जो है वो बिजनेस का अकाउंटेंट है। मिस्टर एक्स ये बिजनेस का मालिक है, उसका मतलब बिजनेस पे जो पूरे राइट्स हैं ये मिस्टर एक्स के हैं। बिजनेस का जो कोई भी डिसीजन होगा वो मिस्टर एक्स लेगा। बिजनेस के बारे में होने वाली ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल भी मिस्टर एक्स का होगा। अकाउंटेंट कौन है? अकाउंटेंट बिजनेस का एम्प्लॉई है, ये यहाँ सैलरी के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं कि ये परमानेंट रिकॉर्ड और एविडेंस क्या है। समझो मिस्टर एक्स को बिजनेस से 10,000 रुपये चाहिए और ये जो 10,000 रुपये हैं वो उसे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से मतलब अकाउंटेंट से 10,000 रुपये की डिमांड करेगा। तो मिस्टर वाई मतलब हम जो हम अकाउंटेंट हैं उसे वो पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? एक्चुअल में ये 10,000 तो मिस्टर एक्स के ही हैं, उस ओनर के ही है, लेकिन अकाउंटेंट अपने पास जो कैश है वो कैश डायरेक्टली ओनर को नहीं दे सकता। अकाउंटेंट के पास कुछ तो रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर अकाउंटेंट के पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है तो ये 10,000 रुपये का फ्रॉड हो सकता है और इसलिए अकाउंटेंट क्या करेगा? अकाउंटेंट एक रिटर्न रिकॉर्ड मिस्टर एक्स से मांगेगा। जैसे अकाउंटेंट एक वाउचर तैयार करेगा और उस वाउचर पे मिस्टर एक्स की साइन लेगा और उस साइन के साथ 10,000 रुपये मिस्टर एक्स को वो पे करेगा। अभी आगे जाकर ये जो हमारा अकाउंटेंट है मिस्टर वाई और हमारा बिजनेस का ओनर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से पूछता है कि आपने 10,000 रुपये क्या किए? तो मिस्टर वाई क्या कर सकता है? मिस्टर वाई उसे वो वाउचर दिखा सकता है और वो वाउचर दिखाकर मिस्टर वाई को क्या करेगा? ये इसका एविडेंस मतलब प्रूफ है कि ये 10,000 रुपये आपने लिए थे। अगर समझो मिस्टर वाई ने वो वाउचर साइन नहीं किया होता तो क्या होता? आज वो वाउचर एज ए एविडेंस एज ए प्रूफ प्रेजेंट नहीं कर पाता और इसीलिए बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन है आपको डॉक्यूमेंट का जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट का एविडेंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए याद रखना ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये परमानेंट होते हैं और उसके साथ रिटर्न भी होते हैं। अभी
मॉडर्न डेज में, मतलब ये जो हमारा डिजिटल एरा है, इसमें डॉक्यूमेंट हम डिजिटल फॉर्मेट में भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स रिसीट जो आती है वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में आती है। तो आपने इनकम टैक्स भरा है या नहीं भरा है, ये आपको डिजिटल फॉर्मेट में आप रख सकते हो। लेकिन एक अकाउंटेंट की ड्यूटी क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में से भी उसे ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए, उसकी एक उसने प्रिंट निकाल के रखनी चाहिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर वायरस या फिर क्रैश हो सकता है, या कंप्यूटर को कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो ये सारे जो एविडेंस थे वो मिट सकते हैं। और इसलिए जो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं वो हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए जो हमें कोई भी रिकॉर्ड है इसे परमानेंट करना है, और उसके साथ उसे हम कभी भी जब चाहे तब वो हम एविडेंस एज अ प्रूफ सबमिट कर सकते हैं। बुक कीपिंग का अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। बुक कीपिंग से हमें प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली नहीं पता चलता, लेकिन जो हमारी बुक कीपिंग होती है उससे हम अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब हमारी जो फाइनल अकाउंट्स हैं, ये फाइनल अकाउंट्स हम हमारी अकाउंटिंग से बनती है। अकाउंटिंग कहाँ से बनता है, बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स से। और अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता होना चाहिए तो सबसे पहले हमें बुक कीपिंग रिकॉर्ड करना होगा। अगर हमने बुक कीपिंग साल भर किया ही नहीं तो हम फाइनल अकाउंट नहीं कर सकते। और इसलिए याद रखना, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट है या लॉस है, तो हमें बुक कीपिंग करनी चाहिए। उसके बाद टू नो द टोटल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। बुक कीपिंग में हर ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली रिकॉर्ड की जाती है, और इसके वजह से हमारे बिजनेस में कौन से एसेट्स हैं और हमारे बिजनेस की कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं, ये हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से पता चलता है। ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ तैयार करने के लिए हम एक बैलेंस शीट नाम का स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हमें हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इनके बारे में जानकारी देता है। बैलेंस शीट क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही हमारे बिजनेस को अदर पार्टीज़ को कितने पैसे ओस करने हैं, मतलब हमें कितने पैसे बाकी लोगों को पे करने हैं, और हमारे बिजनेस को कितने पैसे बाकी लोगों से रिसीव करने हैं, ये हमें बुक कीपिंग के मदद से पता चलता है। हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। समझो आपने या आपके बिजनेस ने एक बैंक से लोन लिया हुआ है, और ये लोन कितना है, 30,000। 30,000 लोन लेने के बाद बैंक हमारे इस लोन पे हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब ये जो इंटरेस्ट है, ये चार्ज कितना होगा, ये हमें कब पता चलता है, जब हमें बैंक ये हमारा स्टेटमेंट देती है। उसके पहले हम जब स्टेटमेंट चेक करते हैं तब हमें बैंक लोन 30,000 दिखता है। तो हम बैंक में कभी कभी जाके 2,000 रुपये भरते हैं, कभी 3,000 रुपये भरते हैं, कभी 7,000 रुपये भरते हैं, और हमने आज तक कितने रुपए टोटल भरे हैं, 12,000। ये जो 12,000 रुपये हमने भरे हैं वो हमने बैंक को पे करने के बाद हमारा लोन कितना रहना चाहिए, 18,000 रुपये। लेकिन बैंक जो है, ये बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, और इस बैंक ने इंटरेस्ट 2,000 चार्ज किया, तब हमारा लोन कितना रह गया, 20,000 रुपये। ये हमारी बैंक की जो लोन की फिगर है, ये हमें कैसे पता चलेगी, जब हम बैंक का जो इंटरेस्ट था ये इंटरेस्ट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक हमें जो कर्जा देती है वो हमने सबसे पहले अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। बाद में टाइमली हमें बैंक में जाकर हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है वो पता होना चाहिए, और वो पता करने के बाद वो हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्ड करने के बाद हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमने बैंक को कितना लोन अभी रीपेमेंट और करना है। तो याद रखना, कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी एसेट हमारे पास कितने वैल्यू की है ये पता होने के लिए बुक कीपिंग करना ज़रूरी है। बुक कीपिंग का लास्ट ऑब्जेक्ट, बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर्स प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर एंड कंपेयर्स इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट विद अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस इन सिमिलर लाइन। हमारा बिजनेस क्या कर सकता है, समझो हमारे बिजनेस को इस साल प्रॉफिट हुआ है 35,000 या 30,000। हमारे बिजनेस को पिछले साल प्रॉफिट हुआ था
₹22,000। तो हम क्या करते हैं, इस साल का प्रॉफिट 30,000, इसे हम पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, हमने इस साल बिजनेस इफिशिएंटली और अच्छी तरह से मैनेज किया और इसलिए हमारे बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ गया। तो आगे हम जाके इसी तरह से बिजनेस हमारा अगर कंटिन्यू करते चले गए तो ये प्रॉफिट हमारा और बढ़ता चला जाएगा। ये हमें जो रिकॉर्ड्स हैं, ये कंपैरिजन है, हमें बुक कीपिंग देती है। वैसे ही हम हमारे बिजनेस का जो रिजल्ट है वो अलग या किसी और बिजनेस के साथ कंपेयर करके हमारे बिजनेस की प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं। तो ये बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स याद रखने के बाद हमें जाना है बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। पहला इम्पोर्टेंस क्या है, रिकॉर्ड। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था आपके टीचर का। आपके टीचर क्या करते हैं, पूरे महीने की जो अटेंडेंस होती है वो एक शीट में रिकॉर्ड करके रखते हैं। अगर समझो आप एक दिन कहीं एब्सेंट हुए तो वो एब्सेंट मार्क करके रखते हैं। समझो अगर आपके टीचर्स के पास ऐसी अटेंडेंस शीट नहीं रहेगी और हमने उनसे पूछा कि मैं पूरे महीने में कितने दिन प्रेजेंट था, कौन से दिन प्रेजेंट था और कौन से दिन एब्सेंट था, तो आपकी टीचर बता सकती है क्या? नहीं बता सकती। समझो अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं है तो उसके बारे में ज़रूर बता सकती है, लेकिन आप सिंसियर हो तो आप स्कूल में या कॉलेज में जाते होंगे। तो रिकॉर्डिंग का महत्व क्या है, आपके पास अगर आपके टीचर के पास ऐसी रिकॉर्डिंग शीट होगी तो वो टीचर आपको एग्जैक्टली डेटा बता सकती है कि कौन सा स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था। वैसे ही जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमें रिकॉर्ड मिलता है और वो रिकॉर्ड डे वाइज होता है और वैसे ही सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होता है। बुक कीपिंग हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हुआ, हमारे बिजनेस का एसेट्स का बैलेंस क्या है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स क्या है, स्टॉक कितना है, और कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी हम चाहे तो हमें ये मिल सकती है। मतलब कोई भी बिजनेसमैन कभी भी चाहे तो बुक कीपिंग के ज़रिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकता है। डिसीजन मेकिंग, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन इन डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग क्या करता है, बुक कीपिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डेटा में कन्वर्ट करके अकाउंटिंग को देता है। मतलब जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है ये बुक कीपिंग से स्टार्ट होती है और अकाउंटिंग से जो डेटा मिलता है उसके ज़रिए हमारा जो बिजनेस है या बिजनेसमैन है वो अच्छी तरह के डिसीजन ले सकता है और वो ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। वैसे ही बुक कीपिंग अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है। बुक कीपर के पास कंट्रोलिंग करने की एक अच्छी टेक्निक होती है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। अब ये ग्राउंड लेवल का मतलब क्या है, समझो कोई एम्प्लॉई है और इस एम्प्लॉई का नाम है मिस्टर बी। ये मिस्टर बी जो है वो मिस्टर बी इसे हमारे बिजनेस में 10,000 रुपये दिए हैं और इस 10,000 का उसे क्या करना है, जो बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल मिस्टर बी को ऑफिस में जाके पे करना है। हमारा बुक कीपर जो है, बुक कीपर उसे 10,000 रुपये देगा, मतलब जो कैशियर होगा वो उसे 10,000 देगा। अब कंट्रोलिंग के बारे में अगर देखें, मिस्टर बी ने क्या किया, लाइट बिल जो था, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो था 9,500 और उसे कितने मिले थे, 10,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपये मिलने के बाद 9,500 पे करेगा और जो अमाउंट है वो रिटर्न कैशियर के पास देगा और ये डेटा बुक कीपर जो है वो बुक कीपर रिकॉर्ड करेगा। अगर समझो बुक कीपर ने ये ट्रांजैक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कितना किया है, 10,000 किया है, 9,500, तो 9,500 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है। लेकिन बी को कितने दिए थे, बी को दिए थे 10,000 रुपये। तो मिस्टर बी ने ये 500 रुपये रिटर्न बिजनेस में लाके दिए हैं नहीं दिए हैं, ये बुक कीपर चेक करेगा। और ऐसा करने से हर एक ट्रांजैक्शन पे बुक कीपिंग से कंट्रोल रखा जा सकता है। इससे बिजनेस में जो फ्रॉड्स होते हैं ये फ्रॉड्स कम होते हैं। वैसे ही बुक कीपिंग में एविडेंस पे फोकस किया जाता है। जैसे अगर कोई भी कोर्ट में हमें अगर कोई प्रूफ चाहिए होगा तो बुक कीपिंग से जो एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं वो एविडेंसेस
हम कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब हमारे कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिससे हमारे बिजनेस को फ़ायदा पहुंचता है। समझो राज हमारा कस्टमर है और इसे हमने 10,000 रुपये का जो माल था वो हमने क्रेडिट पे दिया हुआ था। अब ये जो राज है उसने हमें, जब हमारे से माल परचेस किया तो उसने क्या बताया, मैं 2 महीने के बाद ये पूरे पैसे आपको दे दूंगा। लेकिन 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ये राज हमें पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। इसके अपोजिट हम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे और दाखिल करने के बाद उसके लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के सिवाय हम कुछ भी कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, जब हमारा बिजनेस राज को ये गुड्स सेल कर रहा था तब राज ने हमारे बिजनेस में से कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस किए होंगे और वैसे ही हमारे बिजनेस में उसके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रहे होंगे, जैसे कि कोई इनवॉइस रहेगा या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें इस ये मेंशन करता है कि मैं आपको 2 महीने के बाद पैसे दूंगा, जिसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। हमारे बिजनेस के पास बिल्स रिसीवेबल है और ये बिल्स रिसीवेबल का फ़ायदा हमें हमारी केस कोर्ट में और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगेगा। और जब ये बिल्स रिसीवेबल हम हमारे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो हमारे बिजनेस को उससे फ़ायदा होता है और कोर्ट ऐसे ऑर्डर देती है कि राज को ये पैसे जल्द से जल्द बिजनेस को लौटाने हैं विथ इंटरेस्ट। तो बुक कीपिंग की वजह से हमारे जो पैसे 10,000 डूबने वाले थे ये हमें फिर से मिल गए। उसके बाद बुक कीपिंग का उपयोग हमें टैक्स लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए होता है। बुक कीपिंग में डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और जब हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी होती है तब हम वो पूरे ट्रांजैक्शंस जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं उनमें हमने कितना टैक्स पे किया है और हमें कितना टैक्स रिफंड मिलने वाला है ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसलिए टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बुक कीपिंग के डेटा पे या बुक कीपिंग के रिकॉर्डिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है। अब बुक कीपिंग का फ़ायदा किसे किसे पहुंचता है या बुक कीपिंग का डेटा कौन कौन यूटिलाइज कर सकता है। तो सबसे पहला है ओनर। बिजनेस का जो ओनर है उसे बिजनेस के बारे में, बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में, बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इजीली पता चलता है। दूसरा मैनेजमेंट, मतलब जो व्यक्ति या जो ग्रुप हमारा बिजनेस एक्चुअल में चला रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ओनर और मैनेजमेंट एक ही होते हैं, लेकिन वो जो स्मॉल बिजनेस हैं जैसे सोल ट्रेडर के बारे में होते हैं। लेकिन जो बड़े बिजनेस होते हैं जैसे कंपनी या फिर बैंक्स, इनमें ओनर और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। तो मैनेजमेंट को अच्छी तरह से प्लानिंग करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए बुक कीपिंग का डेटा हमें लगता है। इन्वेस्टर को हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बुक कीपिंग का डेटा अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है, जिससे वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब फाइनेंस हमें प्रोवाइड करना है या नहीं करना है। कस्टमर को बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अच्छी जानकारी होती है। अगर समझो आपके पास मैं एक डेटा बता दूं और आपको पूछूं आप आगे क्या करोगे, तो वैसा ही एक कस्टमर सोचता है। जैसे कि समझो एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये नाम की कंपनी क्या बनाती है, ये मोबाइल फ़ोन बनाती है। अब मार्केट में ऑक्सीजन की जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि इनके जो अकाउंट्स हैं इन अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज पाए गए हैं। तो इसलिए इस कंपनी पे सैंक्शंस लग रहे हैं। उसके बाद आप अगर इस कंपनी का मोबाइल लेते हो तो आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का एग्जाम्पल देखते हो, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक से अगले 6 महीने के लिए कस्टमर्स पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। इसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पर हुआ, कस्टमर्स पे। कस्टमर्स उस बैंक से अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थे, बुक कीपिंग के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थे, उसे फॉलो नहीं किया था। और इसलिए कस्टमर एश्योर रहता है, अगर बुक कीपिंग हम अच्छी करते हैं, अकाउंटिंग हम अच्छी करते हैं, तो कस्टमर भी एश्योर रहता है कि हमें उस बिज़नेस से अच्छी सर्विस मिलेगी। वैसे ही
गवर्नमेंट को भी इजीली टैक्स कैलकुलेट करने में आसानी होती है। हमारे जो लेंडर्स हैं, मतलब जो हमें कर्जा देते हैं, वो कर्जा इजीली हमें दे सकते हैं। जैसे अगर किसी भी बिजनेस को कर्जा लेना होगा तो उसे सबसे पहले अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस बैंक के पास या इंस्टीट्यूशन के पास सबमिट करने होते हैं। तो लेंडर सबसे पहले क्या देखते हैं? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके होंगे, मतलब अच्छी तरह से रिकॉर्डेड होंगे, तभी लेंडर्स आपको अच्छे तरह से और इजीली मनी दे सकते हैं, आपको कर्जा दे सकते हैं। और वैसे ही हमारे बिजनेस की जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट होने के लिए भी बुक कीपिंग एक अच्छी तरह से मदद करती है। अकाउंटिंग के बेसिस पे हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। अगर वो डिसीजंस हमारे करेक्ट आ गए तो हम बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। और अकाउंटिंग हमें ऐसा डेटा देता है कि जिससे हमारे जो डिसीजन हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। एडुकनेक्ट इस यूट्यूब चैनल पे 11th कॉमर्स से लेके एमकॉम तक जो सारे अकाउंट्स के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी या फिर टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट फुल्ली फ्री में कवर किए जाते हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कॉमर्स साइड से स्टडी कर रहा है और वो चैनल को ज्वाइन करना चाहता है, तो आप उस तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। वैसे ही ये हमारा फेसबुक पेज है, इसे लाइक कीजिए। ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडलर्स हैं, इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। वैसे ही कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे वो डाउट मैसेज कर सकते हैं। एक बात याद रखना, ये जो पूरे लेक्चर्स हैं ये एब्सोल्युटली फ्री हैं, आपसे कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।